नायक बैच का पॉलिटी का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लेक्चर 3 का रिवीजन करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था और सरकार के। इसमें जो हम लोग पिछली कक्षा में लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में बात कर लिए थे। तो इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं लिखित संविधान जो है किस देश का संविधान जो है छोटा है और किस देश का संविधान बड़ा है। तो शब्द के हिसाब से देखें तो लिखित संविधान जो है मोनाको का सबसे छोटा है। इसमें जो है 3814 शब्दों का उल्लेख किया गया है। वहीं जो है अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो यूएसए का जो संविधान है सबसे छोटा है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल का वर्णन किया गया है। और अगर बात करें सबसे बड़े संविधान की, तो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। इसमें जो कुल शब्दों का उल्लेख किया गया है 1,17,369 शब्द, यानी कि कहीं कहीं जो है ये जो है 1,46,385 शब्द भी देता है। तो हम लोग को दोनों याद करना है, या तो ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में कुल अनुच्छेद की संख्या कितना है। तो भारत में मूल रूप से जो था 395 अनुच्छेद था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो है 448 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे संविधान को इंग्लिश में लिखने का श्रेय किसको जाता है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, जो कि हमारे संविधान को इंग्लिश में लिखे थे और इन्होंने हर एक पन्ने पे अपना नाम प्रेम लिखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने जो है अपने गुरु का नाम राम प्रसाद सक्सेना का नाम जो है संविधान के लास्ट पेज पे लिखा था। नेक्स्ट हमारे संविधान को हिंदी में लिखने का श्रेय किसे जाता है। तो वसंत कृष्ण वैद्य को जाता है। तथा संविधान के अलंकरण का श्रेय किसे जाता है। तो संविधान के अलंकरण का श्रेय जो है नंदलाल बोस और राम मनोहर लोहिया और इनके साथ साथ जो है 22 मेंबर्स और थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदलाल बोस जो थे कहाँ के छात्र थे। तो नंदलाल बोस जो है शांति निकेतन के छात्र थे, जो वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनके गुरु का नाम जो था अविंद्रनाथ टैगोर था। इनसे एक पेंटिंग जुड़ा हुआ है जिसका नाम है भारत माता, और यह पेंटिंग जो है बंगाल विभाजन 1905 के समय में बनाया गया था। बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसमें जो अंग्रेजों ने जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया था, और इसी के विरोध में जो है बंग आंदोलन चलाया गया था, और इस दिन को जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधेंगे और जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। इनसे जुड़ा हुआ एक और पेंटिंग है माई मदर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। बात करें सरकार के अंग की, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और तीसरा न्यायपालिका जिसे हम लोग जुडिशरी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधायिका का क्या कार्य है। तो विधायिका का कार्य जो है कानून यानी कि विधि निर्माण करना है, तथा कार्यपालिका का जो कार्य है वह विधियों का क्रियान्वयन करना, तथा न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करना। जो सरकार का इस तरह से विभाजन किया जाता है तीनों अंगों के बीच, इसी को हम लोग सत्ता के क्षैतिज वितरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका जो हमारे देश में है 2 स्तरों पर बटा हुआ, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा आता है। संसद जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है, और राज्यसभा का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्य स्तर पर विधायिका की। तो राज्य स्तर पर विधायिका के अंदर जो है विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। विधानमंडल जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, इसका जो वर्णन किया गया आर्टिकल 168 में किया गया है। विधान परिषद का जो वर्णन किया गया 169 में, तथा विधानसभा का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 170 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या विधान परिषद जो होता है हर एक राज्यों में होता है। तो नहीं, अभी जो है वर्तमान में जो है भारत के केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, जिसे याद करने का एक ट्रिक है कबूतम। कबूतम में के का मतलब है कर्नाटक, बी का मतलब है बिहार, यू का मतलब है यूपी, और टी का मतलब है तेलंगाना, और ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, तथा एम का मतलब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा गया। तो कार्यपालिका को भी हमारे देश के अंदर 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जिसमें राष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 में किया गया है, और उपराष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया आर्टिकल 63 में, प्रधानमंत्री का जो वर्णन किया गया आर्टिकल 75(1) में, और मंत्रिपरिषद का जो वर्णन किया गया आर्टिकल 74 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य स्तर पर कार्यपालिका की। तो राज्य स्तर पर कार्यपालिका के अंतर्गत जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जिसमें राज्यपाल का जो वर्णन किया गया आर्टिकल 153 में किया गया है, मुख्यमंत्री का जो वर्णन किया गया है 164 में, और वहीं मंत्रिपरिषद का जो वर्णन किया गया है 163 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका जो है हमारे देश में एकीकृत है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि देश के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकार होता है। न्यायपालिका भी हमारे देश में है 3 भागों में बांटा गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 124 में किया गया, और उच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 214 में, तथा जिला न्यायालय का जो वर्णन किया गया आर्टिकल 233 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज्य और व्यवस्था। राज्य से यहाँ मतलब जो होता है नेशन यानी राष्ट्र से होता है, बल्कि राज्य से नहीं होता है, जैसे एमपी बिहारी सबसे नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवस्था की। तो व्यवस्था एक तरह का संचालन का तरीका होता है, यानी राज्य व्यवस्था राष्ट्र के संचालन का तरीका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं। तो राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। यानी ये सभी जो चारों जहाँ मिलते हैं वहीं जो है राज्य व्यवस्था का संचालन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रभु क्या है। तो संप्रभु जो होता है निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उसे ही हम लोग संप्रभु कहते हैं। और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा जो है रूसों के द्वारा दिया गया था, जबकि संप्रभुता का सबसे पहले विचार जो है ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संप्रभुता जो होता है कई तरह के होता है, जैसे आंतरिक संप्रभु, बाहरी संप्रभु, नाम मात्र संप्रभु, वास्तविक संप्रभु और लोकप्रिय संप्रभु तथा कानूनी संप्रभु। आंतरिक संप्रभु होता है जो कि देश के अंदर अपने निर्णयों लेने में स्वतंत्र होता है। बाहरी संप्रभु वैसा देश होता है जो देश के बाहर भी अपना निर्णय सुनाने में स्वतंत्र होता है। नाम मात्र का संप्रभु जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, और वास्तविक संप्रभु जो है हमारे देश में पीएम के पास है। लोकप्रिय संप्रभु जो है हमारे देश में भारत की जनताओं के पास है, तथा कानूनी संप्रभु जो है संविधान के पास है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। तो अभी बताया गया है सरकार के जो होता है 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि 3 यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन कौन है। तो 3 अंग जो है
उसमें जो है विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, जिसमें जो है मीडिया नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है वह क्या कहलाता है? तो सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन या फिर प्रशासन के कार्यों को देखता है उसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? तो न्यायपालिका के बीच जो शक्ति का वितरण है उसे हम लोग जो है शक्ति का क्षैतिज वितरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। तो यह जो है 3 अंगों के बीच जो है सत्ता का संतुलन बना के रखता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो हमारे देश की अखिल भारतीय सेवाएं जो है हमारे देश की एकात्मकता विशेषता है। बाकी लिखित संविधान शक्तियों का बंटवारा या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका जो है संघात्मक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है, एक देश किसी अन्य राज्य के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा विचारक जो है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा है? तो रूसो का जो विचार है राजनीतिक संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से कहा जाता है। तो एक पूर्ण संप्रभु जो बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही वाले सम्राट को क्या कहा जाता है? तो उसे निरंकुश शासक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान फिल इन द ब्लैंक्स है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार के निर्देशों नहीं दे सकती है। तो यह जो है इसका जो है संप्रभु का गुण है, यानी कि भारतीय संविधान एक संप्रभु है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामले के निर्णय लेने में जो है भारत क्या है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन था? तो संविधान तैयार करने वाला जो पहला देश था वह अमेरिका था। इसका जो संविधान था वह 1789 में जो है लागू हुआ था और यह एक तरह का लिखित संविधान है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान की, तो विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान जो है किसका है? तो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो भारतीय संविधान जो है 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने जो है संप्रभुता का मुद्दा उठाया था? तो संप्रभुता का मुद्दा उठाने में सबसे पहले जो विचार दिए थे वो ऑस्टिन ने दिए थे, यानी इसका आंसर ऑस्टिन सही होगा। अंजीर यहाँ पर गलत टिक लग गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब